बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर शबनम नाज शेख है और मैं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी में गायनी एंड ऑप्स की प्रोफेसर हूँ। आज हम बात करेंगे हमल के दौरान ग़िज़ा की, डाइट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। हमें हमारे लिए, हमारी औरतों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि हमल के लिए ग़िज़ा खाना क्यों ज़रूरी है, सेहतमंद ग़िज़ा खाना क्यों ज़रूरी है और हमें कौन सी चीज़ खानी चाहिए, किस चीज़ों से हमें परहेज़ करनी चाहिए, हमें हमल के दौरान कितना खाना चाहिए और खाने के फूड ग्रुप्स कौन से हैं, ताकि हमारी अवेयरनेस से हमारी माँओं को पता चल सके कि बच्चे के लिए क्यों ज़रूरी है और हमें क्यों खाना चाहिए। हमल के दौरान सेहतमंद ग़िज़ा खाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे जैसे आपका हमल बढ़ता है, आपके बच्चे की नशो नमा और सेहतमंद वज़न को बरकरार रखने के लिए एक सेहतमंद ग़िज़ा खाना इम्पॉर्टेंट है। ये एक आम मफरूज़ा है कि हमल के दौरान 2 लोगों की खुराक खानी चाहिए। अगर चाहिए दुरुस्त है कि हमल के दौरान कुछ इज़ाफ़ी ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, मगर ये बिल्कुल गलत है कि 2 लोगों का खाया जाए। हमल के दौरान तकरीबन 25 से 35 पाउंड वज़न बढ़ता है, जो अगर माँ 300 इज़ाफ़ी कैलोरीज़ ले तो ये काफ़ी होता है। हमल के दौरान क्या खाना चाहिए? तो सबसे पहले देखते हैं कि खाने के फूड ग्रुप्स कौन से हैं। साइंस ने ग़िज़ा को 5 फूड ग्रुप्स में तकसीम किया है, जिसमें नंबर 1 पे है कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 पे है प्रोटीन, नंबर 3 पे है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध से बनी हुई अशिया शामिल हैं। फैट्स और चिकनाई ये फूड ग्रुप में शामिल नहीं होता है, मगर ये माँ को एनर्जी मुहैया करता है और खाने को लजीज बनाता है, तो इसलिए इनको लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन 5 फूड ग्रुप से माँ को वो हर ग़िज़ा मिल जाती है जो माँ के सेहत के लिए और बच्चे की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि हमल के दौरान और ज़िचकी के दौरान कोई भी पेचीदगी ना हो, माँ और बच्चा दोनों सेहतमंद रहें। कौन सी ग़िज़ा हमल के लिए ज़रूरी है? कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़रूरी है। हमल के दौरान कार्बोहाइड्रेट की बहुत ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि ये माँ को एनर्जी पहुंचाता है और माँ को कमज़ोरी और निकाहत से बचाता है। माँ का पेट भी भरा हुआ महसूस होता है। हामला ख़वातीन को चाहिए कि पूरे दिन में अपनी ग़िज़ा में 1/3 हिस्सा कार्बोहाइड्रेट का शामिल करें। और कार्बोहाइड्रेट में हमें कहाँ से मिलेगा, ये भी आपको पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट हमें डबल रोटी, आलू, चावल, पास्ता, सेरेल्स, ओट्स और कॉर्न मिल से मिल जाता है। प्रोटीन्स, हामला औरत को तकरीबन 12 ग्राम इज़ाफ़ी प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। प्रोटीन हासिल करने के लिए हमें अपनी ग़िज़ा में गोश्त, मछली, अंडे, दालें, फलियाँ, लोबिया और ड्राई फ्रूट शामिल करनी है। ज़रूरी नहीं है कि हम घर वालों को तंग करें और अपने हस्बैंड्स को तंग करें या अपनी सासों को तंग करें कि हमें डॉक्टर ने बोला है कि गोश्त और मछली खानी है, हमें अंडे खाने हैं। नहीं, प्रोटीन हमें दालों से भी मिल जाता है, प्रोटीन हमें फलियाँ और लोबिया से भी मिल जाता है। अगर घर में ईज़िली अवेलेबल मछली और गोश्त आता है तो आप लोग लें, अगर नहीं मिलता है तो आप लोग प्रोटीन की जो ज़रूरत है वो अंडों से, दालों से, फलियों से पूरी कर सकते हैं। आयरन, फोलाद, जिसको फौलाद भी बोला जाता है, यह हमला औरत और बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये खून के सुरख खलियात बनाने में मददगार है, जिसकी वजह से माँ को इज़ाफ़ी ताकत महसूस होती है और खून भी बनता है। अगर खून हमारे जिस्म में, माँ के जिस्म में खून कम होगा, मीन सुरख खलियात कम बनेंगे, हीमोग्लोबिन कम बनेगी, तो उसको एनीमिया हो जाता है और एनीमिया के बहुत सारे मुज़र असरात हैं जो माँ और बच्चे पे दोनों पे होते हैं। तो आयरन लेने से वो हम एनीमिया से बच जाएंगे और एनीमिया के जो मुज़र असरात हैं माँ और बच्चे पे, वो भी नहीं होंगे। आयरन हमें कहाँ से मिलेगा? आयरन हमें मछली, गोश्त, सेब, अनार, हरे पत्ते वाली सब्जियाँ, खजूर, ड्राई फ्रूट्स या हर वो चीज़ जो कटने से काली हो जाए, उसमें आयरन होता है। जैसे हम जानते हैं कि आयरन, हम कोई भी चीज़ काटते हैं, जैसे बैंगन हमने काट लिया, जैसे हमने लोटस रूट काट ली, जैसे हमने कलेजी ओपन रख ली, जैसे हमने सेब काट लिया, जैसे हमने अनार काट लिया, हमने स्ट्रॉबेरी को काट लिया, वो सारी काली हो जाती है। क्यों काली हो जाती है? क्योंकि उनमें फौलाद है और जैसे जैसे उनको ऑक्सीजन लगता है वो ऑक्सीडाइज हो जाती है और उनका रंग चेंज होना शुरू हो जाता है, वो थोड़ा सा ब्लैक होना शुरू हो जाती है। इट मीन्स इट कंटेन्स द आयरन। तो हमें अपनी डाइट में वो चीज़ें शामिल करनी चाहिए जिसमें आयरन ज़्यादा हो, ताकि हमारी बॉडी में खून की कमी ना हो और खून की कमी के जो मुज़र असरात माँ और बच्चे दोनों पे होते हैं, उनसे बचा जा सकता है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है फोलिक एसिड। फोलिक एसिड माँ के पेट में जो बच्चा है, हमल है, उसको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से बचाता है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स क्या चीज़ है? ये जो पैदाइशी दिमागी अमराज हैं,
उनको बोला जाता है, और फोलिक एसिड से उनको प्रिवेंट किया जा सकता है। फोलिक एसिड बहुत सी ग़िज़ा में पाया जाता है। हर माँ को पता होना चाहिए कि लोबिया, मटर, हरे पत्तों वाली सब्जियाँ या ऑरेंजेस के जूसेस और फोर्टिफाइड सीरियल्स में फोलिक एसिड पाया जाता है। फोलिक एसिड कितना लेना चाहिए? 400 माइक्रोग्राम एक रूटीन रिकमेंडेशन है कि फोलिक एसिड की गोली लेनी चाहिए या फोलिक एसिड अपनी डाइट में इम्प्रूव करना चाहिए। मगर वो हामला ख़वातीन जिनका वज़न एवरेज से ज़्यादा है, या जिनको ज़ियाबतीस का मसला है, जो डायबिटिक हैं, या जिनको पहले से फोलिक न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स की हिस्ट्री है पिछले बच्चों में, या जिनको एपिलेप्सी है, उनको फोलिक एसिड कुछ ज़्यादा डोज में लेनी चाहिए, जो 500 मिलीग्राम की गोली है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ द कैल्शियम। कैल्शियम से माँ की हड्डियाँ और दांत मजबूत होते हैं और बच्चे की हड्डियाँ और दांत बनाने में भी मदद करता है। कैल्शियम हमें डेयरी फूड से मिल जाएगा। डेयरी फूड में दही, दूध, पनीर, गहरे सब्ज वाली पत्तियाँ, गहरे सब्ज पत्तों वाली सब्जियाँ और दूध से बनी हुई अशिया शामिल है। डेयरी फूड मीन जो फूड से बनी हुई, मिल्क से बनी हुई जो भी चीज़ें हैं, चाहे आप दही लें, टी लें, कॉफ़ी लें, या आप दूध से बनी हुई आइसक्रीम है, या पुडिंग है, कस्टर्ड है, ये अपनी चीज़ों में, अपनी डाइट में शामिल करें ताकि आपको कैल्शियम की कमी ना महसूस हो और आपकी हड्डियाँ भी सेहतमंद हो और दांत भी सेहतमंद हो और बच्चे की हड्डियाँ और दांत भी बने। प्रोटीन भी बच्चे के नशो नमा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और यह हमें डेयरी फूड्स, अंडे, मछली, पालक, गंदम और गोश्त से मिल जाएगा। DHA, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ये अमल के आखिरी 3 महीनों में लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये बच्चे के दिमाग और आंखों की मुनासिब बढ़ोतरी के लिए बहुत ज़रूरी है। ये कबल इस वक्त ज़चगी के खतरे को कम करता है, जिसको प्री टर्म लेबर बोलते हैं। प्री टर्म लेबर आपको सबको पता है कि बच्चा अगर टाइम से पहले पैदा हो जाए तो उसको सांस लेने की तकलीफ़ होती है, उसको फेफड़ों की प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होती है, उनकी ग्रोथ सही नहीं हो पाती है। तो ये प्री टर्म लेबर को भी बचाता है, और DHA हमें मछली से मिल जाएगा। आइए चीज़ें कि हमल के दौरान हमें कितना खाना चाहिए। तो पूरे दिन में 3 से 4 सर्विंग दूध और दूध से बनी हुई अज्जा का इस्तेमाल कीजिए। एक सर्विंग इक्वल टू 1 कप दूध। एक सर्विंग इक्वल टू 1 कप दूध है, जो कैल्शियम के हुसूल का एक अहम ज़रिया है। उनमें लो फैट दूध है, दही है, पनीर है, कॉटेज चीज़ है, ये सारी चीज़ें शामिल है। हर रोज़ 9 या इससे ज़ायद सर्विंग डबल रोटी और दलिए का इस्तेमाल कीजिए। दलिए की एक सर्विंग इक्वल है ब्रेड का एक स्लाइस या आधी चपाती। दलिए की एक सर्विंग इक्वल है एक स्लाइस ब्रेड या आधी चपाती। डबल रोटी, ओटमील, पास्ता, चावल, कम चिकनाई वाली मफिल इस्तेमाल करें। ये हमें ताकत भी मुहैया करती हैं, विटामिन बी और फाइबर भी मुहैया करते हैं। 2 से 3 सर्विंग प्रोटीन वाली चीज़ें लेनी चाहिए, जिनमें एक सर्विंग प्रोटीन इक्वल है 2 से 3 औंस गोश्त। एक सर्विंग प्रोटीन की इक्वल है 2 से 3 औंस गोश्त, जिसमें कम चर्बी वाला गोश्त, मछली, मुर्गी और अंडे शामिल हैं। 3 सर्विंग फल और 4 सर्विंग सब्जियों को अपनी ग़िज़ा में ऐड करें। एक सर्विंग आधा कप पकी हुई, एक सर्विंग इक्वल टू आधा कप पकी हुई सब्जी या 1 कप कच्ची हुई सब्जी। तो 3 सर्विंग फल और 4 सर्विंग सब्जियों का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें सब्जियों में हर किस्म का इस्तेमाल करना चाहिए और फलों में भी हर किस्म का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे अगर आज हम सेब ले रहे हैं तो कभी हम अमरूद का इस्तेमाल कर लें, कभी पाइनएप्पल का इस्तेमाल कर लें। तो सेब है, ऑरेंज है, अमरूद है, बहुत सारे फ्रूट्स हैं, चीकू है, वॉट एवर द फ्रूट इज़ अवेलेबल, डिफरेंट फ्रूट खाएँ ताकि आपको उनका टेस्ट भी डिफरेंट फील हो और आपको अच्छा महसूस लगे। और सब्जियों में से भी आप डिफरेंट सब्जियों का इस्तेमाल करें। खीरा है, सब्जियाँ हैं, पालक है, गोभी है, भिंडी है, तूरी, करेले, वॉट एवर द सब्जी इज़ अवेलेबल यू हैव टू टेक इट। ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें। दिन में कम से कम 8 गिलास पानी पीजिए। अगर गर्मियाँ हैं, बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हैं और पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है तो आप पानी की मिकदार बढ़ा लें, 12 गिलास तक कर लें। अब हमें देखना है कि कौन से खाने और मशरूबात हमें नहीं खाने चाहिए या हमल के दौरान उनको कम करना चाहिए। बस ग़िज़ाएँ सिर्फ शाज़ और नाज़र इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे
फ़िश, जो मीठे पानी की फ़िश है वो तो अक्सर औरतें खाती हैं, मगर जो समुद्री फ़िश है वो बहुत कम खाई जाती हैं। तो आइए देखते हैं कि हमें कौन सी चीज़ें कम खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए। तो ज़्यादा मरकरी वाली मछली मछली एक मरकरी एक निहायत जहरीला आंसर है। ये सबको पता है कि मरकरी हेल्थ के लिए बहुत डेंजरस है और ये आमतौर पर आलूदा पानी में पाया जाता है। ज़्यादा मकदार में ये आपके एसाबी निज़ाम को, मदाफ़ती निज़ाम को, गुर्दों के लिए जहरीला हो सकता है। ये बच्चों में नशो व नमा के संगीन मसाइल का बायस बन सकता है। तो ज़्यादा मरकरी वाली मछलियों से परहेज़ करें, जिनमें शॉक, टोना फ़िश और मार्लिन शामिल है। कच्ची मछली और शेलफिश में भी बैक्टीरिया और पैरासाइट हो सकते हैं, ये उन चीज़ों से आलूदा हो सकती हैं। सो उनमें से कुछ मुज़र सेहत हैं, तो हमें कच्ची मछली भी नहीं खानी चाहिए। मछली को कम से कम इतना पकाना चाहिए कि उसका गोश्त पिंक या रेड ना हो, वाइट हो जाए। तो जब वो वाइट हो जाता है इसका मतलब है कि सारे जरासीम उनमें मर जाते हैं। मीन इतनी हीट उनको पहुंच जाती है, उनमें कुछ बैक्टीरिया और पैरासाइट मर जाते हैं। तो हमें कच्ची मछली या ज़्यादा मरकरी वाली मछली से परहेज़ करनी चाहिए। कच्चा या कम पका हुआ गोश्त भी नुकसानदा शामिल हो सकता है। इनमें ज़्यादातर बैक्टीरियाज हो सकते हैं। आम उसूल के तौर पर गोश्त को पूरा पकाया जाए। जैसे मैंने बोला कि मछली का गोश्त भी पिंक या रेड ना हो, तो जानवर का गोश्त जैसे बकरी का है, बछड़े का है या चिकन है या बीफ का है, तो ये गोश्त भी इतना पकाया जाए कि उनका कलर ब्राउन हो जाए या ज़्यादा पका हुआ हो, मीन वो पिंक और उनमें रेडपन शामिल ना हो, वो लाल सुर्ख या पिंक कलर ना हो। जैसे अक्सर बारबेक्यू वाला फूड होता है ना, वो ज़्यादातर कच्चा रह जाता है और पिंक नज़र आता है। तो ये पक्का कच्चा गोश्त सेहत के लिए मुज़र है, हामला औरत के लिए और बच्चे के लिए मुज़र है, क्योंकि उसमें कुछ बैक्टीरियाज पाए जाते हैं। आप अपने खाने को इतना पकाएं कि उनका गुलाबीपन ख़त्म हो जाए। अज़ा का गोश्त में आयरन तो ज़्यादा होता है, वो हम रिकमेंड करते हैं। विटामिन B12 भी ज़्यादा होता है, मगर कभी कभी उनमें विटामिन A भी ज़्यादा होता है और कापर भी ज़्यादा होता है। तो कापर एक बड़े गोश्त में ज़्यादा होता है। कम से कम हफ्ते में एक दफ़ा अज़ा का गोश्त खाना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। कैफ़ीन कितनी लेनी चाहिए? अक्सर औरतों को आदत होती है, कोई ज़्यादातर टी पीती है, कॉफ़ी पीती है, तो हमें अपनी डाइट में कम से कम 200 मिलीग्राम तक महदूद रखना चाहिए कैफ़ीन को। इससे ज़्यादा कैफ़ीन हमारे अमल के लिए और बच्चे के ग्रोथ के लिए नुकसानदा साबित हो सकती है और बच्चे का वज़न भी कम बढ़ सकता है। कच्चे अनकरत बैक्टीरिया से आलूदा हो सकते हैं, उन्हें अच्छी तरीके से पकाकर खाया जाए। फल और सब्जियां नुकसानदा बैक्टीरिया से आलूदा हो सकती हैं, तो तमाम फलों को और सब्जियों को वाफर मिकदार में साफ़ पानी से अच्छे तरीके से धोएं और फिर खाएं। क्योंकि जब फलों में पेस्टिसाइड्स भी स्प्रे होते हैं, कीड़ा मार दवाइयाँ भी स्प्रे होती हैं, तो वो भी हमारी सेहत के लिए नुकसानदा है। तो फलों को और सब्जियों को अच्छे तरीके से धो के खाना चाहिए, ताकि वो जरासीम से भी पाक हों और कीड़ा मार दवाइयाँ और पेस्टिसाइड्स केमिकल से भी पाक हों। बगैर पेस्चराइज्ड दूध, पनीर या फलों के रस का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये ग़िज़ाएँ बैक्टीरियल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ाती हैं। तमाम शराब से परहेज़ करें, अल्कोहल से परहेज़ करें। ये इसकाते हमल, आईयूडीज़ बेबी, जो पैदाइशी मुर्दा बच्चे हैं जो पेट में ही मर जाते हैं, और अल्कोहल सिंड्रोम का खतरा बन सकते हैं। हमल के दौरान प्रोसेस्ड फूड खाने से आपके वज़न में ज़्यादा इजाफा होता है और हमल के दौरान डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर का खतरा बढ़ जाता है। जब वज़न ज़्यादा बढ़ेगा तो खतरा भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो अपने वज़न को अपने बैलेंस में रखने के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें लें, अच्छी चीज़ें लें, जंक फूड से अवॉइड करें। ज़्यादा चीज़ें जो हमारी सेहत के लिए मुज़र हैं उनको अवॉइड करें। फलों और सब्जियों को अच्छे तरीके से धोएं, अच्छे तरीके से खाएं, ताकि केमिकल्स भी ना हों, जरासीम भी ना हों, और हमारा बच्चा भी सेहतमंद रहे और हमें हमल के दौरान और ज़िचकी के दौरान पेचीदगियाँ भी ना हो। आइए देखते हैं कि हमल के दौरान ज़्यादा वज़न के क्या नुकसानात हैं। तो हमल के दौरान अगर हम जंक फूड ज़्यादा खाएंगे या ओवर ईटिंग करेंगे या अननेसेसरी थिंग्स ज़्यादा लेंगे और अपनी लाइफ को सेडेंटरी लाइफ बनाएंगे और चहलकदमी नहीं करेंगे, तो माँ को हाई ब्लड प्रेशर का खतरा बढ़ जाता है।
प्री क्लेम्शिया का खतरा बढ़ जाता है, एक्लेम्शिया का खतरा बढ़ जाता है जिसमें प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है और झटके भी लगना शुरू हो जाते हैं। प्री टर्म लेबर या कबल इस वक्त बच्चे की पैदाइश, बेबी शुगर जिसको गेस्टेशनल डायबिटीज़ बोला जाता है, बच्चे का वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जिसको मैक्रोसोमिया बोलते हैं, और बच्चे का वज़न ज़्यादा बढ़ने से सीजरियन सेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर माँ कम खा रही है और सेहतमंद ग़िज़ा नहीं ले रही है अपनी डाइट में, और या तो ले ही नहीं रही है या बहुत कम ले रही है या अपनी कैलोरीज़ का ख्याल नहीं रख रही है और जो नीडेड कैलोरीज़ हैं, जो हमारी रिक्वायर्ड कैलोरीज़ हैं वो नहीं ले रही है, तो उसमें भी माँ का वज़न ज़्यादा नहीं बढ़ेगा और रिक्वायर्ड वज़न नहीं बढ़ेगा तो बच्चे के वज़न पे भी असर पड़ सकता है और माँ को खून की कमी पैदा हो सकती है। माँ को एनीमिया की वजह से जो मुज़र असरात हैं सेहत पे वो हो सकते हैं और बच्चा IUGR और रिटार्डेड बेबी हो सकता है। तो अमल के दौरान जो मसाइल हैं, जो पेचीदगी की अमल के दौरान मसाइल हैं, उनको भी हल करना चाहिए। खाने के दौरान ग़िज़ा के अलावा भी जो मसले होते हैं, माँ को चाहिए कि उनको भी तवज्जो देनी चाहिए और उनको कैसे हल करें। अगर माँ हॉस्पिटल में नहीं पहुँच सकती है या अपने डॉक्टर के पास नहीं पहुँच सकती है और रात है, इवनिंग है या हस्बैंड घर पे नहीं है या गाड़ी का बंदोबस्त नहीं है या क्लिनिक ऑफ है, जैसे कोविड में बहुत बड़े इश्यूज़ हो गए थे, सारा डॉक्टर्स के पास माएँ नहीं पहुँच पा रही थी और लॉकडाउन था, तो उन औरतों को चाहिए कि उनको पता होना चाहिए कि छोटे छोटे मसलों को कैसे हल किया जाए। तो अमल के दौरान जो कॉमन मसले हैं वो है चक्कर और मतली आना। सो चक्कर और मतली को कैसे कम करें, 2 से 3 घंटे के बाद कुछ ना कुछ आप लोग खाती रहें, भूख को नज़रअंदाज ना कीजिए और खाने का ना छोड़िए। हर 2 से 3 घंटे में थोड़े थोड़े से स्नैक्स लेती रहें, मगर हेल्दी स्नैक्स जो मैंने आपको ग़िज़ा में बताए हैं। तली हुई चीज़ें, मसाले वाली ग़िज़ाएँ या दूसरी ग़िज़ाओं से परहेज़ करें जो बेआरामी पैदा करती हैं। खाना खाने के बाद पानी पीने के बजाय खाने के दौरान पानी पीजिए। सोने से पहले कुछ स्नैक्स ले लें, तो ये हमल और उल्टी को आपको बचाएंगे। अगर उल्टी बहुत ज़्यादा हो रही है तो डॉक्टर से रुजू करें, वो आपको मतली और उल्टी के लिए कुछ दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करेगा। जिंजर टी पिए, उससे भी उल्टी और मतली कम हो जाती है। कब्ज़ के लिए अक्सर औरतों को हमल के दौरान कब्ज़ हो जाता है, तो कब्ज़ के लिए क्या लेना चाहिए, क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए। दिन में 8 से 12 कप लिक्विड्स का इस्तेमाल कीजिए जिसमें पानी, जूस या दूध वगैरह शामिल है। अगर गर्मी का मौसम है तो उसमें 12 गिलास ले सकती हैं। हाई फाइबर वाली ग़िज़ाएँ लें, मसलन डबल रोटी है, चक्की का आटा है, मैदे वाला आटा ना लें, चक्की वाला आटा लें, दलिया लें, फल लें, सब्जियाँ लें। ये चीज़ें और खुश्क फलियाँ, ये फाइबर डाइट है जो आपको कब्ज़ कुशा भी हैं और कब्ज़ रिलीव करने में आपको मदद देंगी। रोज़ाना चहलकदमी करें, पानी ज़्यादा पिएँ, ये एक अच्छी सरगर्मी है। सीने की जलन के लिए हर 2 से 3 घंटे बाद कम चिकनाई वाली ग़िज़ा का इस्तेमाल कीजिए। कैफ़ीन वाली और कॉफ़ी, टी, सॉफ्ट ड्रिंक की मकदार को कम कीजिए। सोने से पहले ज़्यादा खाने से गुरेज़ करें। एंटासिड्स या एंटी एसिड्स जिसको तेज़ाबियत कम करने वाली दवाइयाँ हैं वो आपको अपना डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा। अगर आपकी तकलीफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से रुजू करें। अगर आपको कुछ और जानना है तो आप मुझसे मेरे क्लिनिक भी आके मशवरा कर सकती हैं या मेरे नेक्स्ट पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम का या नेक्स्ट अवेयरनेस टॉक का आप वेट करें। थैंक यू सो मच।